आज हम चर्चा करेंगे यदि मंगल ग्रह पांचवें भाव में हो तो क्या रिजल्ट आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पांचवा भाव सूर्य की जमीन है और गुरु का घर है। अब यहाँ पर अगर मंगल ग्रह आएगा तो दोस्त वाली मैत्री चक्र अगर आप लाल किताब के अनुसार देखेंगे तो मंगल ग्रह के दोनों ही परम मित्र हैं। सूर्य भी मित्र है और गुरु भी मित्र है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मंगल के आने पर तो अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। अब लाल किताब क्या कहती है इसके बारे में? किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि मंगल ग्रह पांचवें में है तो उसे नीम का दरखत कहा गया है। दरखत का मतलब होता है पेड़। कि पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल ग्रह बिल्कुल नीम के पेड़ के समान है। अब इसके क्या मायने निकले नीम के पेड़ के? कि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल है तो बहुत उत्तम। जिस प्रकार से नीम के बहुत सारे औषधीय गुण हैं और नीम का उपयोग ब्लड को प्योरीफाई करने में यूज होता है। जब भी रक्त में अशुद्धियां हो जाती हैं तो नीम का उपयोग करने से अशुद्धियां दूर होती हैं। साथ में नीम डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है और उसको शुगर को कम करने में भी उपयोग में आता है। नीम की लकड़ी भी तरह तरह से इस्तेमाल होती है। और नीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहिए या साइड इफेक्ट कीजिए, वो है उसका कड़वापन। नीम के इसी कड़वेपन की वजह से हम बहुत सारे औषधीय गुणों को जानते हुए भी नीम का उपयोग करना पसंद नहीं करते। इसी प्रकार से पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल रिजल्ट देता है। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। अब हमें समझना होगा कि लाल किताब इसे इतना अच्छा मान के चलती है कि इस इंसान के पास कोई किसी प्रकार की रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये रईसों का रईस कहलाएगा, यानी पैसे की कोई कमी नहीं, आर्थिक तरक्की उन्नति बहुत बढ़िया। और ऐसे में यदि नवम भाव में इसके मित्र ग्रह जैसे कि सूर्य या गुरु, दोनों में से कोई एक बैठ जाए तो ये अति उत्तम योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सभी चीजों का भरपूर लाभ जीवन में प्राप्त होता है। परंतु यदि मंगल नेक है तो ये सब चीजें चल रही हैं। ये सब चीजें आप किसी के बारे में कह सकते हैं। पर अगर मंगल बद हो गया, प्रणाम, अगर मंगल बद हो गया तो ये ध्यान से समझना जो मैं बात कह रहा हूं। फिर जिन लोगों की कुंडली में भी आपको पंचम भाव में मंगल मिलेगा, वो लोग अपने क्रोध के कारण अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। खुद के ही गुस्से के कारण जीवन में बहुत दुखी रहते हैं और उनके गुस्से की वजह से सारा परिवार,
सारे रिलेशंस सब दुखी रहते। मंगल पंचम भाव में आपके आंतरिक स्वभाव को बिगाड़ देता है। उसका मन हमेशा अशांत रहेगा और छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति में क्रोध बहुत ज्यादा उत्पन्न होता रहता है। ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और कोई छोटी सी घटना हो जाने पर भी बुरी तरीके से क्रोध अवस्था में चले जाते हैं। कभी कभी क्रोध में गलत डिसीजंस भी ये लोग ले लेते हैं। पंचम भाव का संबंध हमारी संतान से है और लाल किताब के अनुसार केतु ग्रह का संबंध भी हमारी संतान से है। अगर पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल नेक हुआ तो संतान बहुत अच्छी देगा। साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, यानी जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता है, उसकी अमीरी बढ़ती चली जाती है। परंतु जैसे ही मंगल बद होगा तो केतु ऑटोमेटिक डिस्टर्ब माना जाएगा, यानी केतु कुंडली में कहीं भी बैठा हो। यानी कि उस बात का असर उसकी औलाद पर भी पड़ेगा और उसकी औलाद से या तो बनेगी नहीं या उसके वो औलाद उससे दूर चली जाएगी या दूर जाकर के रहने लग जाएगी और उसको औलाद के सुखों में भी कमी महसूस होगी। कितना ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से लाल किताब ने मंगल को डिफाइन करने की टेक्निक समझा दी, अच्छे और बुरे का अंतर समझा दिया। जब भी मंगल बद में कन्वर्ट होता है, खास करके पंचम भाव में बैठ करके, इनके प्रेम संबंध अक्सर टूट जाते। प्रेम संबंध का मतलब विवाह से पूर्व या विवाह के बाद अगर इनका जीवन में किसी के प्रति अट्रैक्शन हो भी जाए तो वो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट होकर के ही मामला दी एंड होगा और कभी कभी एनिमिटी भी पाल के बैठ जाते हैं। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर मंगल बद हो रहा हो पंचम भाव में तो मंगल बद को ठीक करने के जो उपाय लिखवाए गए हैं उन उपायों को अपनाया जाना चाहिए। फिर भी आप पूछते हैं कि अगर स्पेसिफिक उपाय बताओ, तो सिंपल है, सूर्य का और मंगल का सपोर्ट लेना चाहिए। यानी कि सूर्य के उपाय करने से, साथ में गुरु के उपाय करने से मंगल बद का असर कम हो जाएगा। यानी कि मंगल को नेक बनाने का उपाय तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत लोगों की कुंडलियों में पंचम भाव में मंगल को देखा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, छोटा है, तो मैं कहूंगा कि उसको बहुत जल्दी एज से प्रयास करें कि मंगल को नेक बनाने के जो जो मैक्सिमम पॉसिबल रेमेडीज हो सकती हैं उनके लिए करवाएं। दूसरा मैं और भी साथ में कहूंगा, मंगल जब भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा हो,
अगर आपको लगता है कि अनकंट्रोल्ड हो रहा है और मंगल डैमेजिंग हो रहा है, मंगल डैमेज कैसे करता है? अगर मंगल बद होकर के डैमेज करेगा तो लड़ाई झगड़ा जो करवाएगा उसमें मार पिटाई शामिल हो जाएगी। मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, विवाद, मुकदमा, ये सब अगर शामिल हो रहा है, अनवांटेड मनी खर्च हो रहा है, छोटी छोटी बात मार पिटाई पर कन्वर्ट हो जाती है, या बार बार चोट लगती है, बार बार शरीर में चोट लगती है, थोड़ा सा गिरे चोट लगी हड्डी टूट गई, थोड़ा फ्रैक्चर आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को एक नियम बनाना चाहिए कि साल में कम से कम एक बार, हो सके तो उज्जैन में जाना चाहिए। उज्जैन मंगल ग्रह की जन्म भूमि है और वहां पर मंगलनाथ के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, रुद्राभिषेक करवाए, और जब तक नहीं जा सकता अपने स्थान पर ही, जिस शहर में जिस जगह में वो रहता है वहां पर इस व्यवस्था को करे कि रुद्राभिषेक ज्यादा से ज्यादा करे। रुद्राभिषेक डेली नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता, तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए, तथा साथ में उसे ये भी और काम करना चाहिए, भात पूजा जो कि मंगलवार के दिन होती है, उसे मंगलवार के दिन विशेष रूप से करवाए। अगर भात पूजा कराने वाले पंडित जी अगर उन्हें ना मिले तो खुद चावलों को बना करके और शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पूरे चावलों से, भात, पके हुए भात से पूरा ढक दें और पूजन करें और मानसिक रूप से पूजा करें। ये भी ना हो सके तो सफेद चावल बना करके उसमें खांड और देसी घी मिला करके वो गरीबों में शिव मंदिर में जाकर के बांट सकता। ये काम मंगलवार को यदि करता है तो एक क्रोध में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो रिलेशनशिप को डैमेज करता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस रेमेडी का। वैसे तो ये रेमेडी मांगलिक दोष वालों के लिए परफेक्ट है, फिर भी मंगल बद वाले भी अगर इस रेमेडी को करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होता है। सर हम उज्जैन से ही हैं। बहुत बढ़िया सुषमा जी, तो उस बात का लाभ उठाया जाए, उस चीज का लाभ उठाएं। आप बहुत ही अच्छी जगह रहते हैं, अवंतिकापुरी में रहते हैं, जहां पर 84 महादेव का वास है। तो उज्जैन के बारे में तो क्या कहें, पूरा ग्रंथ लिखना पड़ जाएगा, इतनी महानता और महात्म जो है उज्जैन का है। अब हम चलते हैं मंगल ग्रह के छठे भाव। छठा भाव में, ये तो मैं समझ गया आप लोगों को इतना तो याद हो गया किसकी जमीन है और किसका मालिकाना हक है, तो ये कल मैंने आप लोगों का टेस्ट ले लिया तो पता लग गया मुझे। तो छठा भाव बुध की जमीन है और केतु वहां का मालिक है, और मंगल ग्रह की दोनों से ही नहीं पटती। ना उसे बुध ग्रह से उसकी पटती है, ना ही उसकी केतु के साथ पटती है।
तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मंगल के छठे में आने से चीजें अब आप बताइए खराब होंगी कि अच्छी होंगी, आप लोग बताइए। खराब होगी सर। खराब होगी गुरुजी। बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हमसे लड़ाई झगड़े विवाद फसाद करवाता है, और ये अच्छी बात तो है नहीं। और वो ये सब चीजें इस एवज से करता है कि उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जीत जाऊं। दूसरों को हराने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, दूसरों को हराने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। जाने अनजाने में बहुत सारे शत्रु बनाता रहता है, जाने अनजाने में। और ऐसे में मंगल बद हो जाए तो राह चलते आदमी से दुश्मनी मोल लेता है। अपने जीवन का कीमती समय केवल विवाद फसाद और दूसरे को नीचा दिखाने, दूसरे को हराने, दूसरे को चोट मारने, दूसरे को नेस्ते नाबूद कर देने में लगाने का प्रयास करता है। छठे भाव का मंगल, ध्यान रखना, छठे भाव का मंगल या तो आपको डॉक्टर बना देगा, या आपको क्रिमिनल लॉयर बना देगा, या आपको कोई गुंडा या बदमाश बना देगा, या आपसे मुकदमे ही लड़वाता रहेगा। अब आप कहेंगे जी ये क्या कॉम्बिनेशन है, कुछ चीजें तो आपने अच्छी बताई। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु का साथ मिल जाए, ऐसे मंगल को, छठे भाव के मंगल को उत्तम कोटि का डॉक्टर बना देता है, या उत्तम कोटि का इंजीनियर बना देता है, क्योंकि मंगल के पास टेक्निकल स्किल्स, इसलिए एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है। पर इसी मंगल को बुध ग्रह, अगर उसकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा हो जाए और शनि ग्रह अच्छा हो जाए, दो ग्रह अच्छे हो जाएं, तो बहुत ही अच्छा क्रिमिनल लॉयर बना सकता है, या लॉ के फील्ड में जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति जाता है बहुत अच्छा कामयाब हो जाता है। और अगर उसको शुभ ग्रह की सपोर्ट नहीं मिलती तो लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद मार पिटाई ये सब चीजों में भी पड़ा रहता है। तो टोटल डिपेंड करता है कि मंगल बद है कि मंगल ठीक है यानी नेक है, तथा किस ग्रह का सपोर्ट उसे मिल रहा है। अक्सर छठे भाव के मंगल के साथ दिक्कत ये होती है कि बुध ग्रह जो है इन लोगों का फंस जाता है कई बार, यानी कि बुध ग्रह अच्छा नहीं हो पाता। बुध ग्रह जब अच्छा नहीं होता तो इनकी कम्युनिकेशंस में गड़बड़ियां हो जाती हैं, उल्टा सीधा बोल बैठते हैं, लोगों से विवाद कर बैठते हैं, और इनकी बहन बेटी बुआ भी दुख प्राप्त करती है, कष्ट प्राप्त करती है। लाल किताब का एक बड़ा ही अजीबोगरीब कंसेप्ट है जो कि सच्चा है, केवल आपकी ही कुंडली ही नहीं, दूसरों की कुंडली, यानी आप अपने भाई बहनों की कुंडली, आप अपने माँ बाप की कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। यानी कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ग्रह स्थिति भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है या आपके बीच में बाधाएं पैदा कर सकती है। जिनका मंगल छठे में हो, अगर उसकी बहन दुखी हो, उसकी बेटी दुखी हो, तो उसे बुध के उपाय करने चाहिए। कन्याओं को मीठा भोजन करवाते रहना चाहिए, छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको मीठा भोजन करवाते रहना चाहिए। और किसी भी रूप में
मंगलबद्ध नहीं रखना चाहिए, मतलब मंगल को नेक बनाने का उपाय करवाते रहना चाहिए। एक स्पेशल प्रिकॉशंस ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चे के जन्मदिन पर केवल मीठा नहीं बांटना चाहिए, नमकीन भी बांटना चाहिए, कि नमकीन चीजें जरूर बांटना चाहिए। वो इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कई बार हमारे सनातन धर्मियों में परंपरा होती है कि सुबह मंदिर जाएंगे और मीठा मुंह करवाओ, भाई आज जन्मदिन है तो मिठाई बांट। तो अगर छठे मंगल वाले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने बच्चे के जन्मदिन पर केवल मीठा ना बांटें, अपितु नमकीन भी बांटनी चाहिए, नमकीन नेसेसरी है। तथा अपने औलाद को कुछ ना कुछ सोने की चीज जरूर पहना दे, गोल्ड जरूर उसके शरीर पर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं सप्तम भाव पर। मंगल सप्तम भाव में हो तो क्या। अब यहाँ पर सप्तम भाव में सातवां भाव किसकी चीज का है, कौन कौन से ग्रहों का अधिकार है। बुध शुक्र। शुक्र बुध, का। बहुत बढ़िया। तो मंगल के साथ किसकी मित्रता हुई, मंगल के साथ किसकी मित्रता है, शुक्र। शुक्र की मित्रता है। शुक्र मंगल शुक्र को लाइक नहीं करता, मंगल शुक्र को लाइक नहीं करता। और वो घुस किसके घर में रहा है, वो तो शुक्र के घर में घुस रहा है। समझिए, वो घर है शुक्र का। शुक्र तो मंगल को लाइक करता है पर मंगल शुक्र को लाइक नहीं करता। तो यानी कि शुक्र ग्रह मंगल के लिए खराबी नहीं करेगा, और मंगल ग्रह शुक्र को खराब करने का पूरा प्रयास करेगा। यानी कि शुक्र क्या है, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, और पुरुष है तो उसकी पत्नी। और बुध ग्रह के साथ मंगल का झगड़ा है। इसीलिए सप्तम भाव के मंगल को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया। वैदिक किताब में ये मंगल का मरणासन माना गया है। लाल किताब भी कहती है कि इसको सूर्य की और चंद्रमा की मदद मिलना बहुत जरूरी है। जब हम मसनूई ग्रह करेंगे तो वहां क्या पता करेंगे कि बुध और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो सूर्य बनता है। बुध और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो सूर्य बनता है। यानी कि अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो मैरिज लाइफ टूटती नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लाल किताब का भी सूत्र है, वैदिक का भी सूत्र है। यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो मैरिज लाइफ टूटेगी नहीं, बेशक मंगल सप्तम भाव में अच्छा नहीं। लाल किताब इसके बारे में कहती है कि अगर मंगल को सूर्य की मदद मिल गई तो बहुत ही उत्तम हो जाता है। यानी फिर किसी भी प्रकार से जीवन में आर्थिक तरक्की उन्नति में कमी नहीं छोड़ता। पर कई बार यह देखा गया है कि ये दो विवाह भी करवा देता है।
सप्तम भाव का मंगल खून की खराबी करवा देता है और ये बुध ग्रह को डिस्टर्ब कर सकता है। ये बुध ग्रह को डिस्टर्ब कर सकता है। और लाल किताब ने यहां तक लिखा है कि अगर ऐसे व्यक्ति की कोई बहन विधवा हो और वो उसके साथ रहे तो खुद का मेल चाइल्ड पैदा नहीं होता, यानी नर औलाद पैदा नहीं। ऐसे लोगों को बुद्ध की चीजों से परहेज करना चाहिए। बुद्ध की चीजों का मतलब तोता मैना नहीं पालने चाहिए, या बड़े पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं ऐसे घर में नहीं लगाने चाहिए। मनी प्लांट को भी अवॉइड करना चाहिए। और जो मैंने बताया कि कन्याओं का पूजन, कन्याओं को मीठा भोजन, ये सब करवाते रहना चाहिए और मंगल को नेक बना करके रखना चाहिए। चलिए अब हम प्रैक्टिस के लिए कोई चीज उठाते हैं और आप में से किसी एक का कोई प्रश्न लेते हैं जिससे हम सूत्र को समझेंगे जो अभी तक हम कर चुके हैं। सर मेरा ले लीजिए, मंगल 7 है मेरा। रितु भाटिया जी ने कहा मंगल 7वें में बैठा हुआ है, तो क्या आप लोगों को समझ में आता है? कैसे देखेंगे? स्टेप बताइए मुझे। स्टेप से मतलब है, प्रेडिक्शन से मतलब है। देखने का तरीका मैं समझना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरा मंगल सप्तम में बैठा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? मंगल नेक है या बद मंगल है? बद या नेक, बद या नेक देख। सबसे पहले आप लोगों ने कहा मंगल नेक या बद देखेंगे। अलीना जी आप बताइए, पहले सबसे पहले मंगल नेक कैसे देखेंगे, मंगल बद है नेक है कैसे देखेंगे आप? कैसे आप डिसाइड करेंगे? मंगल बद अगर राहु केतु के साथ बैठा हो या 1 3 8 में बुध या केतु बैठा हो तो मंगल बद हो जाता है। 9th हाउस में राहु हो तो भी मंगल बद हो जाता है। तो आप रितु जी से पूछिए क्या ये स्थितियों में से कोई है कि पहले में बुध बैठा हो, 8वें में बुध बैठा हो, या केतु पहले में बैठा हो, केतु 8वें में बैठा हो, या सूर्य बुध एक साथ ना हो? ये बात पूछिए आप। मंगल बद है सर, क्योंकि बुध 8वें घर में है। बुध 8वें में और सूर्य कहाँ बैठा है? क्योंकि सूर्य को मंगल के समझना साथ मंगल 7वें के घर में, साथ, मंगल के साथ। मंगल के साथ 7वें घर में बैठा है। तो हमें समझना होगा अब यहाँ पर पहला ही चीज हमने करवाई थी कि जब भी मंगल बद होगा तो सूर्य बुध साथ में नहीं होंगे। तो यहाँ सूर्य अलग हो गया, बुध अलग हो गया, इसका मतलब मंगल बद यहीं से ही हो गया। फिर कितने सारे केसेस उसमें मिलते चले जाएंगे, मंगल बद की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, मैंने ये बताया था। अब बुध भी 8वें में चला गया तो यानी कि एक ग्रेड और बढ़ गया है, मंगल बद का एक ग्रेड और बढ़ गया। इसी तरीके से आपने देखना है कहीं राहु 5वें में तो नहीं बैठा, आपने देखना है कि शुक्र ग्रह 9वें में तो नहीं बैठा, चंद्रमा 12वें भाव में तो नहीं बैठा। ये चीजें ना याद कर लो आप, इससे आपके अंदर एकदम क्लैरिटी रह जाएगी। बुध और मंगल साथ में तो नहीं बैठे, केतु बुध साथ में तो नहीं बैठे। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन जो भी आते हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। सूर्य अगर बैठा है तो शनि कहीं कॉम्बिनेशन में तो नहीं बैठा, यानी सूर्य शनि एक साथ तो नहीं बैठे, सूर्य शनि आपस में संबंध तो नहीं बना रहे। ये सब चीज भी आपको देखनी होगी। तो हम ऐसे में क्या करेंगे भाई, देखो ये तो क्लियर हो गया कि भाई मंगल बद है। मंगल बद होने से वो सप्तम भाव में डैमेज करने का प्रयास करेगा। अब ऐसे में हमें क्या करना है? रेमेडी, रेमेडी मस्ट। दूसरा,
अब लाल किताब का और सूत्र समझना है। ये कुंडली के पहले भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, तो याद करो जब मैंने पहला भाव कराया था, मैंने कहा पहला भाव है तख्त हजारी, यानी कि जो भी ग्रह पहले भाव में बैठेगा वो एक प्रकार से तख्त पर बैठा हुआ, सिंहासन पर बैठा हुआ ग्रह है। उसे सिंहासन पर बैठा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ग्रह हमारे स्वभाव को बिल्ड करता है, वो ग्रह हमारी सोच को बिल्ड करता है। फिर क्या नियम लिखवाया था? अगर सप्तम भाव है खाली, यानी कि सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो पहला भाव सो जाएगा, यानी कि वो ग्रह जो है वो असर नहीं दिखा पाएगा। क्योंकि सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह वजीर की तरह काम करता है। राजा तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह, और सातवें में जो ग्रह बैठेगा वो उसके वजीर की तरह काम करेगा। वजीर का मतलब होता है उसका, क्या बोलते हो आप वजीर को? सेनाध्यक्ष तो नहीं बोलते उसको, मतलब एक मंत्री, प्रकार से प्राइम मिनिस्टर टाइप, प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर तो खुद वो हो गया जो पहले में अच्छा। बैठा है, मंत्री, जो उसका मंत्री, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, हाँ, सिस्टम को जो करेक्ट, सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से वो चलाता है, सारा काम झाम चलाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लाल किताब के हिसाब से नियम ये बना कि पहला भाव आपकी पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करता है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी वही काम करता है, क्योंकि वजीर तो वो काम करेगा ना जो राजा करेगा। राजा करेगा, करेक्ट। राजा कहेगा ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वजीर का काम है उस काम को पूरा करके दे। जैसे मान लीजिए राजा ने कहा हमारे हर मोहल्ले में पानी जाना चाहिए, तो हर मोहल्ले में कुआं खुदवा दो, तो अब वजीर इसको जिम्मेवारी की तरह लेगा कि अब मुझे काम को एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे भी पानी के लिए कुएं खुदवाने। पॉइंट समझिए आप। तो यानी कि कुछ भी बिल्ड पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह कर रहा है, वही काम सप्तम भाव में बैठा हुआ भी ग्रह करेगा। अब यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठ गए, तो सूर्य मंगल का क्या काम? सूर्य मंगल भी उनकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने का ही काम करेंगे, उस थॉट प्रोसेस को ही बिल्ड करने का काम करेंगे। और यहाँ पर बुध और शुक्र की जमीन है ये, मतलब जमीन और घर बुध और शुक्र का है, और यहाँ पर दोनों का ही सूर्य मंगल का झगड़ा है। तो ये हमारे नेचर के ऊपर भी बड़ा भारी असर पैदा करेंगे, हमारे स्वभाव में गर्मी पैदा करेंगे, हमें अग्रेशन दे देंगे, हमें इरिटेशन दे देंगे, हमें फ्रस्ट्रेशन दे देंगे, हमें ये चीज की संभावनाएं बढ़ जाती। तो हमें इलाज क्या करना है? एक तो बुध के डिस्टर्ब होने का खतरा बहुत हो गया। बुध का डिस्टर्ब होने का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसे व्यक्ति की कोई बहन है या कोई बेटी है, तो वो भी कष्ट में रह सकती है, वो भी मेंटल स्ट्रेस में रह सकती है, उसको भी दिक्कतें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, मैरिज लाइफ से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती। एक तो बुध को मेंटेन करना है, मतलब बुध को सही तरीके से बना करके रखना है, और मंगल बुध की सारी रेमेडीज को तो अपन ने अंजाम देना ही देना। अब और सूत्र समझिए लाल किताब। पहले भाव में सूर्य उच्च का हो जाता है, और सप्तम भाव में कौन सा ग्रह उच्च का होगा? शनि। शनि। अगर पहले में उच्च का ग्रह बैठा है और सातवें में उच्च का ग्रह बैठा है, तो ये झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। यानी कि लाल किताब के नियम के अनुसार उच्च उच्च के ग्रह आमने सामने होंगे या दृष्टि संबंध में होंगे, दोनों ही ग्रह अगर उच्च के होंगे तो बेशक आपस में दुश्मनी हो पर झगड़ा नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को डेंट नहीं मारेंगे, एक दूसरे को डैमेज नहीं करेंगे। ये स्थिति कब बनेगी? जब सप्तम भाव में शनि हो और पहले भाव में सूर्य हो, तो दोनों उच्च के हो गए। तो हमने क्या पढ़ाया था कि सूर्य शनि आमने सामने होंगे तो शुक्र मारा जाएगा, ये होगा। पर अगर वो इस कंडीशन में आते हैं तो वो नियम लागू नहीं होगा कि शुक्र मारा गया। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब राजा तो कौन बन गया? सूर्य बन गया, और शनि कौन बन गया? मंत्री बन गया। यानी जो सूर्य करेगा वही काम को शनि करेगा।
तो ये रूल समझ लीजिए। जैसे गुरु चौथे भाव में बैठ के उच्च का हो जाए और मंगल 10वें भाव में बैठ के उच्च का हो जाए। अब दृष्टि का नियम देखिए, चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह किसको देख रहा है? 10वें में देख रहा है, तो दोनों उच्च के हैं, कोई डैमेज नहीं करेगा, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यानी मंगल अति उत्तम की श्रेणी में चला जाए। पॉइंट समझे? तो वो बहुत मददगार साबित हो जाएगा। तो जो बहुत बड़े बड़े राजयोग होते हैं उनमें ऐसी संभावनाएं बहुत होती है। तो लाल किताब में 20 राजयोग होते हैं, सारी चीजें जो आपने वैदिक में पढ़ी होती हैं वो चीजें हैं, पर थोड़ा सा देखने का नजरिया और काम करने का तरीका या टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल अगर इस प्रकार से कोई भी रिजल्ट दे रहा है तो उनको मंगल को नेक करने का सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए और अपने शुक्र को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बुध ग्रह को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और सप्तम भाव से रिलेटेड रेमेडीज जो भी हो उसको जो है करना चाहिए। और उसमें भी वही नियम कि घर में तोता ना पाले, मैना ना पाले, मनी प्लांट का पौधा ना लगाए, या बड़े जो पत्ते होते हैं है ना, जो क्या बोलते हैं अपने उत्तराखंड में भी होता है जिसपे चाट खाई जाती है, ढाक के पत्ते जैसे होते हैं, ढाक का पेड़ घर पे ना लगाएं, बड़े पत्ते वाले, ये भी बुध का ही माना जाता है। तो उन चीजों को अपने घर में ना लगाए। अगर पुरुष है कोई व्यक्ति तो साली का साथ ना रखे, नहीं तो ज्यादा साथ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी चौड़े पत्ते होते हैं वो बुध के अंडर में आते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। घर पे आई हुई बहन को हमेशा मिठाई दे करके साथ में लाल कपड़े दे करके विदा, यानी कि अपनी बहन को या कोई भी रिलेशन में बहन लगती हो तो उसे लाल कपड़ा और मिठाई दे करके ही विदा करें। हाँ रितु जी। सर शुक्र भी साथ में बैठा हो तो शुक्र खराब बिल्कुल। है जी। शुक्र भी साथ में बैठा हो हाँ हाँ, तो तो शुक्र शुक्र भी शुक्र को गड़बड़ तो कहीं भी बैठा हो रितु जी, मैं बताऊं आपको, एक्चुअल में कहीं भी बैठा हो, चलो ये तो आपने बोल दिया कि शुक्र साथ बैठा है, अदरवाइज कहीं पर भी बैठा होता तो भी वो डिस्टर्ब माना जाएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ आ गए ना, और वो भी सप्तम में, और उसमें मंगल जो है नेक नहीं है, तो वो शुक्र को ऑटोमेटिक डैमेज मार देते हैं। चांदी ऐसे व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए, ठोस चांदी। ठोस चांदी में आप कोई ईंट रखवा सकते हैं, या जो बनी बनाई जो सिल्ली आती है, ऐसे आदमियों को जरूर अपने घर में अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। तो उन्हें है ना चांदी में जरूर उपाय के रूप में 250 ग्राम, आधा किलो, जो भी अपनी हैसियत है उस हिसाब से उन्हें चांदी इकट्ठी करते रहना चाहिए। मेरा कहने का बर्तन की फॉर्म में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चकोर हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जो चकोर पना होता है वो मंगल नेक होता है, चांदी का चकोर पना मंगल नेक होता है। तो ऐसे कोई सिल्ली मोटी जो चकोर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, या बिस्किट टाइप में कोई चकोर टाइप में चीज मिल जाए और उनको इकट्ठी करते रहे, अपनी तिजोरी में रखें, उससे भी फायदा होता है। और हमेशा अपनी जेब में या पर्स में चांदी का चकोर टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। रंजना जी कुछ आप बात करें। सर जैसे सूर्य मंगल हो जाएगा तो इन द 7 तो सूर्य का भी उपाय करना पड़ेगा उसमें फिर? सूर्य तो डिस्टर्ब हो ही जाता है रंजना जी, उसका मैंने उपाय बताया था कि संडे के दिन जो है 7 तांबे के टुकड़े लेकर के और घास वाली जमीन पर यानी कि पार्क में जो है 12 से 2 बजे के बीच में दबाएं, और इनको 7 संडे जरूर करें। और अगर पहली बार में फायदा ना मिले तो उसको 1-2 हफ्ता रुक करके फिर से रिपीट करें इस उपाय को। और ये जब ही करना है जब मैरिज में दिक्कत आ रही, अदरवाइज ना करें, अदरवाइज नहीं करना है। और मंगल के उपाय भी साथ कर लेंगे। मंगल ने क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है,
जैसे अपने माता पिता को लेकर के व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है, माँ बाप की इज्जत करना चाहता है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है। निभाए ना निभाए बहुत अलग बात है, पर उसके आंतरिक जो जिज्ञासा रहती है वो ऐसी ही रहती है। हाँ जी। कभी वो खुल करके खिलाफ अपने माँ बाप की खिलाफत नहीं करता। जिसका भी सप्तम भाव में सूर्य होता है मतलब माँ बाप की मान लेता है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम सूर्य को बिल्कुल डैमेज कर देंगे तो ऐसा ना हो माँ बाप की ना माने, वो एक चक्कर, थोड़ा साइड इफेक्ट आने का खतरा ये रहता है। तो बट इसीलिए हम मैरिज, कहते हैं जी, सॉरी, मैरिज से रिलेटेड अगर मामला है तो जरूर करना चाहिए। तो मंगल नेक के भी उपाय करा दें। अगर सूर्य मंगल एक साथ बैठे तो मंगल को नेक बनाए फर्स्ट स्टेप में, और हाँ जी। ये तांबे का जो टुकड़ा, कॉपर का जो टुकड़ा लेकर के 7 टुकड़े लें और उसको फिर पार्क वाली जमीन में खोद करके दबा दें। तो ऐसा संडे के दिन 12 से 2 बजे के बीच में करें। ठीक है जी, थैंक यू सर। और जो प्रिकॉशंस है उनका ध्यान रखें। और तुलसा का पौधा भी है तो उन्हें नहीं लगाना चाहिए, मैं उनको एडवाइस यही करूंगा। तुलसी का पौधा नहीं लगाएगा। हाँ, नहीं लगाना, तुलसा सेवा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। सर अगर मेल के चार्ट में मंगल 7th हाउस में, तो एक तो आपने बताया चांदी का ये ठोस ईंट फॉर्मेशन में रखना उपायों चाहिए। पे मत जाइए, सिंपल सी ये पकड़िए कि मंगल को नेक बनाना है। अब कैसे अच्छा, बनाना है, अब अपने पास बहुत ठीक सारे है, ऑप्शन है। चाहे ठीक आप है। भगवान शिव की पूजा करवाएं, चाहे भात पूजा करवाएं। और मैंने बताया कि भाई मैरिज से रिलेटेड मामला चल रहा है तो भात पूजा फिर बहुत अच्छा काम करे। देखिए, हो सकता है कि किसी की बेचारे की, क्योंकि मंगल साथ में होता है तो कई बार शादी होने में भी दिक्कत होती है, शादियां नहीं हो रही होती हैं, तो उसमें जो है भात पूजा बहुत काम करती है। या पति पत्नी शादी हो गई है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, तो भी भात पूजा बहुत अच्छे से काम करती है। सभी लोग सुषमा मेहता जी का नंबर ले लें और इनके यहाँ पर भोजन करें, बढ़िया बढ़िया पकवान करें और वहां पर भात पूजा करवाएं। हैं, सुषमा जी को भी सौभाग्य का लाभ दें। हाँ सुषमा जी बताइए, आपके पास भेज रहा हूँ सभी को, चिंता मत करें। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। म्यूट पे है, म्यूट पे है। सर मंगल 6 बताया था आपने, मंगल 6 वाले के लिए भी आपने रुद्राभिषेक और ये सब बताए थे। हाँ हाँ, ये मैंने कॉमन बताया। भात जी सर, पूजा, तो जी सर, देखिए हाँ। मैंने रुद्राभिषेक बताया था, जिनका भी मंगल बद और किसी भी भाव में बैठ के मंगल बद हो रहा हो, रुद्राभिषेक उनके लिए बेनिफिट। तो सर वो कब, मतलब कब तक करवाने, जैसे साल में 1-2 बार करवाते ही रहे ऐसा? नहीं, हर महीने कराओ, क्या दिक्कत है। अच्छा, हर महीने करवा ले। हाँ। अच्छा। और दूसरा, सर मैंने ये मल्टीपल, बताया साथ में, अगर मंगल कहीं पर भी बद होकर के मैरिज में परेशानी पैदा करे, क्योंकि मंगल बद अक्सर मैरिज में दिक्कतें बहुत करता है, यानी मैं बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज दोनों ही फ्रंट पे दिक्कत पैदा करता है। तो ऐसे में मैंने कहा भाई भात पूजा करवाते रहे टाइम टाइम पर, यानी शिवलिंग के ऊपर भात अर्पित करें, वो करें। अगर वो बस की बात नहीं है फिर भी तो मैंने कहा जल चढ़ाएं, बहुत जरूरी है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते रहें, ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें, या रुद्री का पाठ सुनते रहें और जल चढ़ाते रहें। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक लड़के ने मुझे बताया, बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैंने उसको मना नहीं किया। वो कान में लगा करके अपने वो रिकॉर्डर से अपने रुद्राभिषेक चल रहा है और वो अपने थोड़ा उसने भी यूट्यूब पे देख लिया कैसे होता है कैसे नहीं, और वो जल ही चढ़ाता रहता है, जल अभिषेक करता है। मेरा ये मानना, बेशक जल अभिषेक करें, रुद्री का पाठ सुने और जल अभिषेक करें। उसके लिए आसान है, भर के बर्तन रख लेता है पानी के, और फिर वो धीरे 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 करता रहता है, और उधर से रुद्री चलती रहती है। और अगर आपका मंदिर में अलाउ करते हैं तो आप जोर जोर से रुद्री पाठ चला सकते हो अपने रिकॉर्डर से, बहुत ही अच्छा है, आनंदमय बात है। कुल मिलाकर के इट्स ए मैटर ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी नेगेटिव एनर्जी, मार्स की नेगेटिव एनर्जी को हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। हमने मार्स की डैमेजिंग एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और रुद्राभिषेक यही काम करता है। इसीलिए जो शिवलिंग पर चढ़ाने का हमारे यहाँ पर विधान है, भगवान शिव का पाठ करने का विधान है, ओम नमः शिवाय बोलने का जो विधान है, ये हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी को हर लेते हैं।
और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार है। तो यही काम ओम नमः शिवाय पाठ भी करता है, और रुद्राभिषेक तो अल्टीमेट। और सर रुद्री में इसके जो साथ मंत्र हैं वो बहुत गजब के मंत्र हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को तुरंत हर लेते हैं। सर इसके साथ कोई और ग्रह भी बैठे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? ये तो करें फिर। बिल्कुल कर सकते हैं, आंख बंद करके चालू कर सकते हैं। गुरुजी अगर सातवें ग्रह में सूर्य और मंगल संग बैठते हो तो मंगल अस्त भी तो हो जाएगा ना, वैसे अस्त हो जाते कहीं आपने क्या कहा नितिन जी? सूर्य और मंगल संग हो, और अच्छा, अगर लाल किताब अस्त को नहीं मानती ना, दिक्कत है। अस्त और वक्रीय को नहीं मानती, मतलब वो कहती जो बैठा है उसको उसके अनुसार ट्रीट करो। ये देखो और कि अगर कौन उनको मदद पहुंचा रहा है, कौन नहीं पहुंचा रहा। तो गुरुजी अगर पहले भाव में कोई ग्रह ही ना हो तो फिर कैसे देखे जाए? अगर पहले भाव में ना हो तो फिर विवाह होने के बाद सातवां भाव अपने आप जाग जाए। अच्छा, हाँ, तो यानी कि वो विवाह होने के बाद ही सप्तम के रिजल्ट आते हैं। यानी कि आदमी की जो डे टू डे इनकम होती है, वो थोड़ा जो पैसा बचना शुरू होता है वो विवाह के बाद ही बचना शुरू होता है, विवाह से पहले उसका पैसा नहीं बचता। इसका मतलब ये होता है, अगर पहले भाव में ग्रह नहीं है तो। जी आदित्य जी बताइए। सर अगर फर्स्ट हाउस भी खाली हो, सेवेंथ भी खाली हो, और डेली इनकम में प्रॉब्लम हो, तो जो कल आपने रेमेडी बताई थी वो ही कर सकते हैं ना? वो भी कर सकते हैं। अगर ये भाव खाली है तो सिंपल सी बात है, और अगर कमाई नहीं हो रही तो मैं आपको सूत्र समझा देता हूँ। जिस की वो जमीन है और जिसका जो मालिक है, दो ग्रह पकड़ लो। सप्तम भाव डे टू डे इनकम का होता है, और सप्तम भाव ही मैरिज लाइफ का होता है। बुध और शुक्र को पकड़ो। जब भी डे टू डे रूटीन लाइफ में, यानी कि डे टू डे इनकम में प्रॉब्लम आ रही हो, बुध के उपाय शुक्र के उपाय इकट्ठे करने शुरू कर दो, उसके कमाई का सोर्स निकल आएगा। शिवांगी जी। गुरुजी यदि पहले भाव में कोई प्लैनेट नहीं हो और सप्तम में हो तो फिर क्या रहता है? अभी अभी बताया ना मैंने, नितिन जी का भी यही प्रश्न था। तो सिंपल इतना है कि पहले में नहीं है तो लाल किताब के अनुसार ये माना जाता है कि दृष्टि तो पड़ नहीं रही किसी ग्रह की, तो उस भाव को सोया हुआ माना जाता है। तो अक्सर इनका विवाह के बाद ही भाग्योदय होता है। विवाह से पहले ये कमाई करते हैं तो फिर वो दाएं बाएं हो जाती है। पैसा बचता ही जब है जब इनका विवाह हो जाता है। समझिए बात। और दूसरा प्रश्न गुरुजी कि जब हम कोई ये पाठ करते हैं, जैसे आपने बताया रुद्राभिषेक या सुंदरकांड या कोई भी हम हनुमान चालीसा अपने घर में पूजा अनुष्ठान कराते हैं, और उसके बाद में यदि लड़ाई झगड़ा हो घर में, तो ये भी आपने एक बार बताया था कि किसी भी पूजन के बाद में यदि कभी लड़ाई झगड़ा होती है तो वो भी मंगल बद की निशानी होती है। बिल्कुल डेफिनेटली, वही एक ही लाइन में मैंने कहा, तो खुशी में कमी होना। अब जब कोई अपने घर में हवन कराएगा, पाठ पूजा कराएगा, तो खुश होकर ही कराता है, हर आदमी खुश होकर कराता है कि चलो यार करवा लो, अपने घर में सुख शांति के लिए करवा लो। तो और वो हो जाए झगड़े में कन्वर्ट, तो मंगल बद तो है ही ना। और मिलेगा डेफिनेटली, अगर आपको लक्षण मिल रहा है तो कुंडली में योग जरूर मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।